हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपकी तैयारी टीईटी, सुपर टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती की प्राइमरी हो, जूनियर लेवल हो, ये सारी तैयारी आपकी यहाँ से करवाई जा रही है। तो इनमें से बहुत सारी पार्ट्स हम कवर भी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में सारे सीरीज़ पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप जानते हैं इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें क्या है कि आपने देखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के आयाम जो डिफरेंट टाइप के हैं, फिर उसके बाद अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो ये सारे, फिर विकास के सिद्धांत, इस तरह से करके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। और आपका ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को इस सीरीज़ को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपके टीईटी में भी आए हैं, प्राइमरी और जूनियर लेवल में, सीटेट, शिक्षक भर्ती, DSSB के कुछ क्वेश्चन हैं, और MPTET मतलब अदर स्टेट के भी जो टीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देखने से ये होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि हमें तैयारी अपनी किस लेवल की करनी है और किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, तैयारी को अपनी और कैसे हम धार दें, कैसे मजबूती दें, है ना। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए चलिए आज सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है पहला क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो कुछ तो देखिए क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, जैसे इसको आपको सीधा सा याद रखना है। इसमें दो चीज़ें हैं, विलियम वुंट, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, और इन्होंने ही 1879 में, ये वुंट इसका सही आंसर है। देखिए कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पर विलियम वुंट को आधुनिक मनोवैज्ञानिक जनक माना गया है, और इन्होंने ही लिप्जिंग में मनोविज्ञान की, यहाँ पर देखिए लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके आंसर्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति मतलब इसमें कला और विज्ञान दोनों ही समाहित हैं, तो इसका आंसर होगा विधेयात्मक विज्ञान। आंसर आप देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान ना तो पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इससे ये पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र। आप यहाँ पर देखिए, सामाजिक दर्शन से कोई मतलब नहीं होता है। मीडिया मनोविज्ञान, यहाँ पर भी इसका कोई लिंक नहीं बैठता है। शिक्षा समाजशास्त्र, जबकि शिक्षा और समाज का संबंध होता तब हम इसको शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते, शिक्षा समाजशास्त्र, लेकिन यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो आप आंसर देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक परिस्थितियों में, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और वो भी कब, शैक्षिक परिस्थितियों में। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके प्रोसेस को ईजी बनाया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है विशुद्ध विज्ञान, ये भी नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान, ये भी नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है मानक विज्ञान। इसके द्वारा क्या होता है, मानव व्यवहार को, यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में एक मानक विज्ञान है, इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार को परिवर्तित और मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, और ये लक्ष्य केंद्रित शिक्षा इसमें दी जाती है, ये इसका आंसर हुआ। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ भी हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है, ये हमने थोड़ा इंट्रो वाला भी पार्ट लिया है, इसके आगे अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगा, और उसके ये अलग अलग पार्ट हम डालेंगे। जैसे अभी तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जो इंट्रोडक्शन बेस पे हैं, एक ब्रीफ आइडिया है जो आपका, उस पे बेस क्वेश्चन लिए गए हैं। उसके बाद आपके जितनी भी अवस्थाएं हैं, शैक्षिक आयाम मतलब विकास के जो आयाम हैं, उनके क्वेश्चन आएंगे। फिर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इस तरह से जितने भी,
और इसके पार्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से हम अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे कि इस यहाँ पर इस और भी अगली वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे बने ज़रूर रहिएगा। पसंद आने पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या होती है? तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसमें जो सही ऑप्शन है इसका अंतर्दर्शन विधि। कई प्रकार की विधियां हैं, ये सारी विधियों के ही नाम हैं। देखिए अंतर्दर्शन, वही दर्शन, अवलोकन और प्रयोगीकरण। ये आपके यूपी टेट में आया है 6 to 8 लेवल में, है ना। तो इसमें देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है ये अंतर्दर्शन विधि है, ठीक है। और इस विधि का प्रतिपादन यहाँ पर देखिए विलियम वुंड और उनके शिष्य टिश्नर ने किया था। इसमें क्या होता है, अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता था। तो ये अंतर्दर्शन विधि है, इसमें मतलब अपने आप के द्वारा खुद का ही निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड पे है आपके। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ देखिए यूपी टेट में आया है, पेपर फर्स्ट में आ चुका है। तो यहाँ पर है इसका सही ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है, शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। भाई बाल केंद्रित शिक्षा ही है, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही तो हम बहुत सारी चीज़ों का कि विधियाँ क्या होनी चाहिए, किस तरह का वातावरण होना चाहिए और बालक की क्या क्या आवश्यकताएं होती, इन सब चीज़ों को हम बालक को ही एक बालक के परिप्रेक्ष्य में ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी भूमिका होती है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो ये था आपका, आपने पढ़ा भी है, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, है ना। तो साइकोलॉजी क्या है, ये देखिए साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी प्लस लोगस, है ना। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो मतलब साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, है ना। इसका ये ऑप्शन सही है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि शारीरिक विकास में इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास से संबंध मतलब क्या है यहाँ पे कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। और ये क्या होता है कि गर्भधारण से लेके जो इसकी शुरुआत होती है वो गर्भधारण से लेके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं आती हैं। इन सब के भी हम क्वेश्चन आगे हम इसको जो है इसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का लेवल देखिए 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी भी बनते हैं, मॉडरेट आते हैं और कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पेपर एकदम ही टफ बन जाएगा। तो आपको क्या है कि सारे क्वेश्चंस को ही ध्यान में रख के करना है। तो मैंने यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो क्या होता है कि जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भधारण से लेके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक आते आते शरीर के अंगों में परिवर्तन होता जाता है। तो शारीरिक विकास से यही मतलब होता है कि बालक छोटे में उसका विकास किस तरह होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो बढ़ता है, फिर आगे चल के किशोरावस्था में वो अपना एक पूर्ण शारीरिक रूप धारण कर लेता है, एक स्थायित्व आ जाता है ना। तो इस तरह से शारीरिक विकास से मतलब होता है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन है कि वृद्धि विकास का ही भाग है, वृद्धि विकास में समाहित होती है, मतलब क्या सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन बोल रहा है कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया है, ये है इसका सही ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ ये टीटी में भी आ चुका है। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि देखिए इसका भी था, डोमेन्स पढ़ाए गए थे,
है ना। तो मानव विकास का जो क्षेत्र होते हैं, इसका सही ऑप्शन है ए शारीरिक। इसका आंसर देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये इसके विभिन्न क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है कि पहले शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक को ही मानसिक विकास कहते हैं, संवेगात्मक, और उसके बाद समाज के दायरे में आता है तो सामाजिक विकास होता है। ये आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव जाति में विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए, मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत, है ना। तो इसमें क्या होता है कि विकास होता ही रहता है। तो विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मानव के कहाँ से, भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु की अवस्था, यहाँ पर देखिए भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। और फिर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, इसमें देखिए भ्रूणावस्था पहले आती है, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो इस तरह से क्या हुई है, जीवन पर्यंत ही क्रिया हो गई। तो यहाँ पे इसीलिए इसका सही ऑप्शन है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसमें देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इसका सही ऑप्शन है डी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इस तरह से इसमें देखिए सारे ही ऑप्शन हैं, लेकिन आपको विकास के आयाम की बात कर रहा है, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास सबसे पहले होता है, इसी से मिलता जुलता पिछला भी क्वेश्चन था, आपने देख रहे थोड़े थोड़े डिफरेंस में ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक, सामाजिक और फिर संवेगात्मक। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है कि वजन में वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। तो इसका जो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन है, वजन में वृद्धि, क्योंकि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है और एक निश्चित समय तक होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। और बाकी क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो ये मात्रात्मक जो है, ये डायमेंशन क्या है, मात्रात्मक नहीं है। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वजन में वृद्धि। नेक्स्ट है मानव विकास। यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है कि मानव विकास क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक है मात्रात्मक और गुणात्मक, दो ऑप्शन दिए हुए हैं ए और बी। फिर इसमें सी है कुछ सीमा तक, मतलब कि ना मापने योग्य, अमापनीय, और डी है ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी। इसमें मात्रात्मक और जो है मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। मात्रात्मक में क्या होता है, जैसे लंबाई, भार, अंगों के आकार में वृद्धि। और गुणात्मक में क्या होता है, उनकी योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, इस तरह से उसके गुणों की बात की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है, देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसे, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसे होती है, जैसे अगर हम छोटे बच्चे को चाहें कि ये शुरू से ही लिखना पढ़ना सीख जाए, तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसको हम शुरू से ही पेन पेंसिल नहीं पकड़ा सकते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद ही उसकी उंगलियां विकसित होती हैं, उसमें वो क्षमता आती है, उतना वो मैच्योर हो पाता है कि अपना पेन पेंसिल पकड़ के वो लिख सके। तो ये परिपक्वता ही मैच्योरिटी है कि एज के ही अकॉर्डिंग वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये हो गया, एक नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है बी, प्रतिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर इसका सही है। व्यक्ति का विकास क्या होता है, क्रमिक रूप से होता है। ये देखिए यूपी टेट में भी पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है तो उसमें परिपक्वता आती जाती है। उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है ना। उद्दीपन, अनुक्रिया, ये हमने लर्निंग के चैप्टर में पढ़ रखा है, क्योंकि बिना उद्दीपन के कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी हमने पढ़ी है, तो वही है उद्दीपन अनुक्रिया। ठीक है, अगला देखिए,
क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसमें देखिए फिर है लास्ट है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ये सीटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आंसर आप देख लीजिए, क्योंकि इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन दिए हैं, है ना, और नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने में कब उपयोग किया जाए, या उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरह से उसका विकास होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, फिर रोग तथा चोट, अगर रोग और चोट लग जाती है तो विकास उस तरह नहीं हो पाता है। पौष्टिक भोजन की कमी हो जाती है तो भी विकास की प्रक्रिया बाधित होगी। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन सही हैं। ये देखिए असिस्टेंट टीचर में पूछा गया है, सहायक शिक्षक में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन 19 में 2019 में। आपका अगला क्वेश्चन देखिए स्लाइड पे, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो बालक का, क्योंकि प्रारंभिक विकास पूछ रहा है, इसको सही से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, हम गलत टिक कर देते हैं। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं या उसमें क्या कह रहा है उस चीज़ को गौर नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा माता पिता, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका, बालक के प्रारंभिक विकास पे उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, जेनेटिक। तो इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं और उसी का ये जेनेटिक हेरिडिटी का ही गुण यहाँ पर आता है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा माता पिता। नेक्स्ट है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये सभी हैं। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है, ये देखिए क्या होता है कि सभी ऑप्शन कैसे, ये सभी ऑप्शन कैसे सही है कि गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेके जन्म लेने तक, देखिए यहाँ से कह रहा है भ्रूण बनने से शुरू हो जाती है इसकी प्रक्रिया और जन्म लेने तक तथा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिवृद्धि कहलाते हैं। अभिवृद्धि की क्रिया होती रहती है। तो अभिवृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसमें देखिए पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम, ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। अच्छा पर्यावरण नहीं होगा तो उसका भी बैड इफेक्ट पड़ता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो भी विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं अच्छी तरह से होगी, है ना। आहार, वंशानुक्रम, अगर बाय बर्थ उसको कोई प्रॉब्लम होती है, माता पिता में कोई डिसीज़ है तो वो क्या है, बालक में भी आएगी। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसमें से इसका जो सही ऑप्शन है ये है इसका डी, शारीरिक गठन। ये सभी क्या है, इसके अतिरिक्त ये सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। तो मानव विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, आप सारी स्टेजेस जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था तो नहीं आती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर है देखिए बी है शैशवावस्था, है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ लीजिए, बाल्यावस्था बिल्कुल भी नहीं, गलत ही है, बिल्कुल भी गलत है। और सी और डी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सबसे पहले तो शैशवावस्था होती है, यहाँ बाल्यावस्था ही दे रखा है, तो इसको आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन टाइप ये होता है, तरीका होता है कि आप शुरू से ही देखिए, अब उसको पूरा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही कोई स्टेप गलत दिया है तो आपको उस क्वेश्चन उस जो है
जो भी आपका पॉइंट है उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, अब यहाँ पर देखिए शैशवावस्था आप जानते हैं 0 से 5 साल या 6 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष होती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है, और प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष होती है, और वृद्धावस्था 40 वर्ष के बाद होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये भी टीईटी में पूछा गया है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, इस तरह से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं और भी जितने भी चैप्टर अभी पढ़ा चुकी हूँ उनके तो डालूंगी आगे भी और चीज़ें। और खाली बाल विकास की बात नहीं है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं टीटी में आने वाले हैं, और सुपर टेट में तो बहुत सारे हैं, 14 सब्जेक्ट हैं करीब, और सभी से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सब कुछ पढ़ाऊँगी यहाँ पे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एक बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था पूछ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी अवस्था क्या होगी, यहाँ इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा बाल्यावस्था, है ना। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था होगी। पहली अवस्था होती है आपकी, यहाँ पर देखिए पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, और दूसरी अवस्था फिर बाल्यावस्था होती है, फिर तीसरी अवस्था किशोरावस्था। तो इस तरह से जन्म के बाद की ध्यान से पढ़िएगा, तभी, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, कोई कोई टर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसके हमें मीनिंग पता नहीं होती है, तो उसके ना भी क्लियर होने से क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर वो टर्म्स हमें क्लियर नहीं है, जैसे परवर्ती माने लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहा है, तो ये अवस्था होती है आपकी 9 से 12 वर्ष। इसमें क्या होता है, आंसर देखिए इसका, इसमें शारीरिक विकास में दृढ़ता आती है और गति कुछ धीमी हो जाती है, लेकिन शारीरिक जो विकास है इसका, इसमें दृढ़ता आ जाती है, बहुत मजबूती आ जाती है। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, परिपाक काल भी कहा जाता है। 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल, है ना। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि क्या है, सब बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप एक बुक पढ़ेंगे, 2 बुक पढ़ेंगे, पर किसी में कोई टर्म्स दिया जाता है, किसी में कुछ टर्म्स। तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग टर्म्स बनते हैं, ठीक है। अगला देखिए, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका गर्भधारण से और बालक के जन्म की बात कर रहा है, तो इसको कहते हैं, किशोरावस्था तो हो नहीं सकती है, बचपन, अभी जन्म ही नहीं हुआ है, जन्म के पूर्व की कह रहा है, और तो ये होगी इसकी प्रसव पूर्व काल। वयस्कता ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो प्रसव पूर्व काल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, वो होती है 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास, है ना। इसी को क्या कहते हैं, 40 सप्ताह अथवा 280 दिन की अवधि भी माना जाता है। तो इस तरह से आप 40 सप्ताह कह सकते हैं, 9 माह, 1 हफ्ते, इस तरह से टाइम होता है कि बेबी बोर्न का टाइम जो होता है वो 280 दिन इस तरह से माना जाता है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि इस तरह से प्रसव पूर्व जो प्रीनेटल एज होती है, प्रीनेटल टाइम जो होता है, इसको 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। देखिए, पीरियड ऑफ ओवम, फिर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फेटस। तो इस तरह से ये 3 पार्ट होते हैं इसके। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, देखिए आगे आएगा। फिर मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया क्या होती है, गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है, तो ये गर्भावस्था से होगा इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और फिर क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से ये अलग अलग आती रहती है। यहाँ भी देखिए यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है, तो पूर्व प्रसव अवस्था से ही शुरू हो जाता है, जबकि वो माता के गर्भ में होता है तब से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये पूर्व प्रसव अवस्था से, गर्भधारण से ही चलने लगता है ना। बहुत ध्यान से सोच समझ के ही आपको आंसर देना है। तो इस तरह से ये गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर संवेदनशीलता की बात कह रहा है,
तो ये किससे होता है? सिर से होता है। ठीक है, इसका सही जो गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का जो है विकास होता है, सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, तो संवेदनशीलता का विकास भी सिर से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।